अगर इतिहास आपको ये सिखाता है कि संभाजी गद्दार थे, तो आज इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को शिवाजी का विद्रोही बेटा कहा गया, वही व्यक्ति औरंगजेब की आंखों में आंख डालकर खड़ा हुआ और मौत के सामने भी झुका नहीं। ये कहानी शुरू होती है सन 1678 से। महाराष्ट्र में तैनात मुगल बादशाह औरंगजेब के विश्वस्त सरदार दिलेर खान के पास एक खबर पहुंचती है। खबर यह थी कि एक मराठा दल उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन उनके इरादे युद्ध के नहीं बल्कि सुलह के हैं। दिलेर खान चौंक गया। मराठों और मुगलों के बीच वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा था, और अब सुलह। जब उसने उस दल की पहचान करवाई तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। उस मराठा दल का नेतृत्व कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी। संभाजी अपनी पत्नी येसुबाई और कुछ विश्वासपात्र साथियों के साथ मुगलों की शरण में आए थे। 13 दिसंबर 1678 संभाजी और दिलेर खान की मुलाकात हुई। दिलेर खान समझ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तुरंत ये समाचार औरंगजेब तक भिजवाया। औरंगजेब ने इस अवसर को एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखा। उसने संभाजी को 7,000 का मनसब दिया, मुगल सेना में शामिल किया और उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। बाहर से देखने पर यह निर्णय संभाजी की कमजोरी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये उस समय के सबसे जटिल पारिवारिक और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था। जब यह समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा तो ये उनके लिए बेहद पीड़ादायक था। अपने बड़े पुत्र को मुगल दरबार में देखना उन्हें भीतर तक झकझोर गया, लेकिन शिवाजी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे गुप्त रूप से संभाजी को वापस लाने के प्रयास करते रहे। इसी दौरान मराठा साम्राज्य के भीतर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ गया। मराठा साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव तक रखा गया। हालांकि ये योजना कभी लागू नहीं हो सकी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं, संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को शिवाजी महाराज की पहली पत्नी साईबाई से हुआ, जबकि राजा राम का जन्म 24 फरवरी 1670 को दूसरी पत्नी सोयराबाई से हुआ। आने वाले वर्षों में मराठा राजनीति इन्हीं 2 नामों के इर्द गिर्द घूमती रही, जिससे साम्राज्य भीतर से कमजोर होता चला गया। 1680 शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी ने निश्चय किया कि वे अपने पिता से भी एक कदम आगे निकलेंगे, और इसी संकल्प के साथ 15 फरवरी 1680 को उन्होंने बुरहानपुर के पास बहादुरपुर पर आक्रमण कर दिया। ये क्षेत्र अपने व्यापार, संपन्नता और अपार धन के लिए प्रसिद्ध था। हमला इतना अचानक और इतना भीषण था कि व्यापारी अपना धन तक नहीं बचा सके। इसके बाद हफदापुरा पर भी आक्रमण हुआ, जहां हालात और अधिक भयावह हो गए। जब इन घटनाओं की खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वो क्रोध से भर उठा। उसने वहां के सरदारों से खिताब छीन लिए और स्वयं दक्कन कूच करने का निर्णय ले लिया। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, उसका विद्रोही पुत्र अकबर, और दूसरा, तेजी से बढ़ती मराठा शक्ति, जिसका केंद्र अब संभाजी बन चुके थे। 1681 औरंगजेब विशाल सेना के साथ दक्कन की ओर बढ़ पड़ा। कुछ वर्षों बाद कोल्हापुर के पास एक पहाड़ी इलाके में संभाजी अपने करीबी मंत्री कवि कलश के साथ रुके। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता थी, परिवार पास था, और शायद इसी वजह से इतिहासकार मानते हैं कि यही वो क्षण था जब संभाजी की सतर्कता कुछ समय के लिए शिथिल पड़ी। मुगल सरदार मुकर्रब खान ने इसी अवसर का लाभ उठाया। अचानक हुए आक्रमण में कई मराठा सरदार मारे गए, कवि कलश बंदी बना लिए गए, और अंततः संभाजी महाराज भी पकड़े गए। उनके परिवार सहित कुल 26 लोगों को कैद कर लिया गया। ये सूचना शीघ्र ही औरंगजेब तक पहुंचाई गई। इतिहासकार खाफी खान लिखते हैं, मुगल दरबार में कुछ सरदार चाहते थे कि संभाजी को जीवित रखकर मराठा किलों की चाबियां निकलवाई जाएं, लेकिन संभाजी और कवि कलश जानते थे कि उनकी मृत्यु अब निश्चित है। दोनों ने बादशाह के सामने निडर होकर अपने मन की सारी बातें कह दी। ये सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया, और अंततः 11 मार्च 1689 संभाजी महाराज और कवि कलश को मृत्युदंड दे दिया गया। संभाजी की मां और उनकी पुत्रियों को दौलताबाद के किले में भेज दिया गया, जबकि उनके 7 वर्षीय पुत्र को जीवित छोड़ दिया गया। इतिहास यहीं ये सिद्ध करता है कि औरंगजेब संभाजी का शरीर तो नष्ट कर सका, लेकिन मराठा स्वाभिमान और प्रतिरोध की आत्मा को कभी नहीं तोड़ सका। संभाजी गद्दार नहीं थे, वे वो आग थे
जिसने औरंगजेब की नींद छीन ली।